नमस्कार। साहित्यिकी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज हमारी चर्चा का विषय है वैश्विक परिदृश्य में हिंदी, और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाषाविद और लेखक डॉक्टर मुनीराम सकलानी जी और साहित्यकार और प्रकाशक प्रबोध उनियाल जी। डॉक्टर सकलानी और प्रबोध उनियाल जी, आप दोनों का दूरदर्शन स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और बातचीत की शुरुआत सकलानी जी मैं आपसे करता हूँ जी। और आपसे मेरा पहला सवाल यही होगा कि आज वैश्विक परिदृश्य में हिंदी की स्थिति क्या है जी, इस पर आपकी प्राथमिक टिप्पणी, फिर हम आगे बातचीत करेंगे। जी। पहले तो मैं बताऊंगा वैश्विक स्तर पर जी आज हम विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि सबसे पहले 10 जनवरी 1975 को नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। केवल भारत की एक पहचान विदेशों में हो और विदेशों में हिंदी की स्थिति अच्छी हो, इसलिए हम 10 जनवरी के दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ओके। आज जो हिंदी की स्थिति विश्व में बहुत अच्छी है, इसके दो कारण हैं। पहला तो यह है कि विदेशों के कई 180 देशों में हिंदी बोली जाती है और संसार के 180 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। अच्छा। उसका कारण ये भी है कि दो ढंग के देश हैं। एक तो जहाँ से प्रवासी भारतीय विदेशों में गए, अच्छा, जैसे मॉरिशस है, गुयाना है, फिजी है, त्रिनिदाद है, ये जो है दक्षिण अफ्रीका है। ये लोग जो भारतीय प्रवासी थे और वो जब विदेशों में गए तो उन्होंने अभी भी अपनी संस्कृति और अभी भी अपनी हिंदी को जीवित रखा। दूसरे ऐसे देश हैं कि जो हिंदी को विश्व स्तर पर विश्व भाषा के रूप में जानते हैं और हिंदी सीखते हैं, हिंदी और भारतीय संस्कृति दोनों को सीखते हैं। इन देशों में चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, इटली हो, और जो हमारे देश के जो नियर बाय जो नज़दीक के देश हैं वहाँ हिंदी है। आप पाकिस्तान देखिए, आप बर्मा देखिए, सिंगापुर देखिए, इंडोनेशिया, इन देशों में तो आज चाहे जापान में देखिए, हर जगह जो है विश्व में हिंदी जो है प्रचलित है। 180 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। बहुत बड़ी बात। इसके बाद जो है आज हिंदी की ऐसी स्थिति है, विदेशों के लोग हिंदी पढ़ने के लिए भारत में आते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय जो है वो पत्राचार पाठ्यक्रम से हिंदी के कार्यक्रम आयोजित करता है और विश्व के लोग बहुत हिंदी में पढ़ रहे हैं। इसके बाद संसार के करीब 165 विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग हैं और हिंदी लोग पढ़ रहे हैं। तो आज जो है विश्व मंच पर जो है हिंदी मुखरित हो रही है और बहुत अच्छी स्थिति हिंदी की है। जी। प्रबोध उनियाल जी, मैं आप जानते होंगे, फिर भी मैं आपके संज्ञान में ले आऊँ कि डॉक्टर मुनीराम सकलानी हमारी हिंदी पट्टी में एक बड़े भाषाविद हैं और हमारे उत्तराखंड में हम सभी का सौभाग्य है कि वो हमारी जो हिंदी अकादमी है उसके कर्ता धर्ता भी रहे हैं कई समय तक। और इसलिए मैंने प्राथमिक टिप्पणी आपसे की कि हिंदी को लेकर जब कभी आपसे बातचीत होती है तो एक उम्मीद बंधती है, आशा का संचार होता है। लेकिन प्रबोध उनियाल जी, एक पक्ष वो है जिस तरफ डॉक्टर सकलानी अभी चर्चा कर रहे थे, पूरे वैश्विक परिदृश्य में हिंदी, जिस पर वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी स्थिति है। 180 करोड़ आपने बताया कि लोग हिंदी भाषी हैं और कई विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। लेकिन प्रबोध जी, जब हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारतीय परिधि में बात करते हैं और उसमें भी उत्तर भारत में अपनी हिंदी पट्टी की बात करते हैं, तो हिंदी को लेकर कई तरह के संकटों की भी बात होती है। डॉक्टर सकलानी आप स्वीकार करेंगे। और उसमें एक बड़ा संकट है पठनीयता का संकट, कि हिंदी की किताबें पढ़ी नहीं जा रही हैं। आप साहित्यकार होने के अलावा प्रकाशक भी हैं। काव्यांश प्रकाशन के जरिए आप पिछले कई समय से हमारे पास बहुत शानदार किताबें लाते रहे हैं। मैं आपसे इस पर आपकी टिप्पणी ज़रूर चाहूँगा कि जो भारतीय परिधि है उसमें जो हिंदी पट्टी है खासकर, वहाँ पर हिंदी की क्या स्थिति है और ये जो पठनीयता का संकट है इसकी वास्तविक स्थिति क्या है? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से अभी सकलानी साहब ने बताया कि वैश्विक स्तर पे हिंदी की बहुत सम्मानजनक स्थिति है और निश्चित तौर पे लिपियाँ कोई भी हो, भाषाएं जोड़ने का काम कर रही हैं। उत्तर भारत की हम अगर बात करें तो जिस तरीके से दक्षिण ने हिंदी को स्वीकारा, तो उत्तर भारत में भी हिंदी की दशा और दिशा तो ठीक लगती है। लेकिन जो पठनीयता का सवाल पे आपने बात की, तो इस पे मुझे लगता है मुकेश जी की जो नीति निर्धारक हैं, जो पाठ्यक्रम निर्धारित कर रहे हैं, वो जो कॉलेजेस हैं या जो हमारे इंस्टीट्यूट है, उसमें
इनके पाठ्यक्रमों को थोड़ा सा इस तरह से बनाएं कि वो सरल हो, रोचक हो, हिंदी को लेकर उनमें रोचकता हो। तो पठनीयता निश्चित तौर पे कम तो हुई है, लेकिन इसको हम बड़े विलक्षण तरीके से भी देख सकते हैं कि तमाम जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई हैं उन्होंने हिंदी में अपने उत्पाद उनको उतारने पड़े। और आपने देखा आज जो सोशल मीडिया पे जितना भी हुआ कि लगभग हर कोई लिखना मतलब वैसे टाइप करना भूल गया है, वो लिख रहा है और हिंदी पे उनको आना पड़ा जी। बड़े बड़े विज्ञापन, बड़े बड़े उस पे तो सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हिंदी पे आई, चाहे कोई भी आया हो। उन्होंने गूगल भी अब हिंदी प्लेटफॉर्म को अपना रहा है। उत्तर भारत में निश्चित तौर पे हिंदी की दशा मुझे इतनी नहीं लगती कि वहाँ दुर्दशा है, लेकिन पठनीयता और पाठ्यक्रम को लेकर इसको ज़रूर हमें गंभीर काम करने होंगे और इसको रोचक बनाने के लिए एक्सपर्टी को इसको और ध्यान देना होगा। जी प्रबोध जी, आपके पास मैं इस सवाल के साथ इसलिए आया था कि इसके बाद मैं डॉक्टर सकलानी के पास इसलिए जाऊंगा कि सकलानी जी जिस संकट की तरफ मैंने सवाल किया प्रबोध जी से और उनके जवाब के बाद ये लगता है कि कहीं ना कहीं पठनीयता का संकट है, हिंदी कम पढ़ी जा रही है। कई बार हम जब अपने बच्चों से बात करते हैं, स्कूलों में जाते हैं, यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों में भी, तो हिंदी के सामने एक बड़ा कंपैरिजन, एक बड़ी तुलना आती है अंग्रेजी। जी। ये क्या स्थिति है, क्या समीकरण है जी, और ऐसा क्या करें हम जी कि अंग्रेजी के साथ जो ये तुलनात्मक प्रवृत्ति है जी, ये बंद हो, और कम से कम बंद न भी हो तो हिंदी कम से कम उस स्तर पे तो आए कि आपके अंदर ये हीन भावना न रहे कि आप हिंदी पढ़ रहे हैं और मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। जी, इस पर आपकी टिप्पणी। ये जरूर है कि जो अंग्रेजी की मानसिकता काफ़ी हावी हो रखी है और ये लगता है कि बिना अंग्रेजी पढ़े जो है हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी। एक हीन भावना जो है कि हम हिंदी में बात कर रहे हैं, हिंदी में कार्य करें, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की अस्मिता उसकी भाषा में होती है। ठीक है, अंग्रेजों ने इतने वर्षों साशन किया, लेकिन कहते हैं कि स्वभाषा के विकास से ही स्वदेश की प्रतिमा प्रतिपादित होती है। हमें अंग्रेजी अपनी जगह है और हिंदी क्योंकि हमारी एक राष्ट्रभाषा भी है, राज्य भाषा भी है, और सबसे बड़ी बात है जो राजकाज की भाषा है हमारे सरकारी कार्यालयों की। अंग्रेजी के कारण जरूर जो है स्थिति वैसी थोड़ा वो है, लेकिन ऐसा नहीं, अगर हम हिंदी को विकसित करें, हिंदी में जैसे आधुनिक, अभी उन्होंने भी कहा, उन्हें आज आधुनिक जो प्रौद्योगिकी है भाई, कंप्यूटर में हिंदी आगे बढ़ रही है, इंटरनेट में हिंदी का प्रयोग बढ़े है, फेसबुक में आ रहा है, ट्विटर में आ रहा है, इन सब क्षेत्रों में हम भी कहा, कई माइक्रोसॉफ्ट ने जो है कई ऐसे सॉफ्टवेयर तैयार किए, हिंदी के लिए वैसे सॉफ्टवेयर तैयार किए जाए। ऐसी कोई वो नहीं है, हम रोजगार की भाषा हिंदी बनाए। अब भले ही जैसे भारत सरकार 1968 का जो संकल्प है उसके तहत जो है अब सारी परीक्षाओं का माध्यम हिंदी हो गया है, पहले केवल अंग्रेजी माध्यम हुआ करता था। तो धीरे धीरे नई सरकारें प्रयास करते, तो सबसे पहले हमें ज्ञान विज्ञान की भाषा बनानी पड़ेगी। विज्ञान में, तकनीकी में, शोध कार्यों में, विश्वविद्यालय में शोध कार्य हिंदी में हो, एक ऐसी मानसिकता का विकास करना होगा। निश्चित रूप से यह है कि हिंदी अपने आप में सक्षम है। आप जानते हैं कि हिंदी इसलिए विश्व में लोग उसको समझ वो कर रहे हैं, अपना रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर ग्रेसन एक अंग्रेज थे और उन्होंने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किताब लिखी। उन्होंने भारत का भाषा वैज्ञानिक सर्वेक्षण, उन्होंने ये सिद्ध किया कि जो हिंदी की लिपि है देवनागरी, वो संसार की सबसे तकनीकी और वैज्ञानिक लिपि। क्या बात। इसलिए हिंदी जैसा आप जानते हैं जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है, जबकि अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। ये ध्वन्यात्मक भाषा है, तो इसलिए विदेशों के लोग हिंदी पढ़ रहे हैं भारतीय संस्कृति को जानने के लिए, वो करने के। तो हमें हिंदी का अगर विकास, अंग्रेजी ठीक है अपनी स्तर की भाषा है या चाइनीज अलग है, लेकिन अपनी भाषा के विकास का हमें और अभी ये देखना पड़ेगा कि भाई किस ढंग से हिंदी का विकास हो। हिंदी की शब्दावली हमारे पास बहुत अच्छी है, भारत सरकार का केंद्रीय जो अनुवाद ब्यूरो है या वैज्ञानिक तकनीक शब्दावली आयोग है, सारी शब्दावली बना रखी है, ठीक है। और शिक्षण योजनाएं भारत सरकार के कार्यालयों के लिए, ऐसी कहीं कमी नहीं है। और हिंदी जो हर माध्यम से आगे बढ़े, चाहे फिल्मों के माध्यम से, समाचार पत्रों में आगे बढ़ रही है, और भारत सरकार चाहे जो गृह मंत्रालय उसके प्रचार प्रसार के लिए पूरा। लेकिन एक मानसिकता है अभी भी हम लोगों में कि भाई अभी अगर ऐसा हो कि अंग्रेजी श्रेष्ठ है, ऐसा श्रेष्ठ कोई भाषा नहीं होता। हमारे लिए तो हिंदी श्रेष्ठ है। अंग्रेजी आप देखिए, इंग्लैंड में अंग्रेजी को भी वहाँ काफ़ी संघर्ष करना पड़ा उसको राजकाज की भाषा लाने के लिए। इंग्लैंड में पहले लैटिन और फ्रेंच हुआ करती थी, और आज अंग्रेजी जो है संसार की द्वितीय बड़ी भाषा है। हिंदी के लिए भी प्रयास कर, मैंने ये बताया कि विश्व स्तर पे भी काफ़ी अच्छी स्थिति है, लेकिन इस सबसे पहले हमें अपने देश में जो है उसको और विकसित करना होगा। विकसित तो है ही, साहित्य के क्षेत्र में तो हिंदी काफ़ी विकसित है, पत्रकारिता के क्षेत्र में काफ़ी विकसित। आप देख रहे हैं कि आप पत्रकारिता में अधिकांश अखबार हिंदी में छप रहे हैं, ऐसा नहीं है।
केवल हमें जो सरकारी कामकाज, अपने वैज्ञानिक तकनीक, रोजगार की भाषा बनाना पड़ेगा। विश्वविद्यालय में शोध कार्य हिंदी में हो, सरकार अनुवाद के माध्यम से भी आगे हिंदी आ रही है, तो ऐसी कोई समस्या नहीं कि हम अंग्रेजी श्रेष्ठ है। हम जो है, क्योंकि कोई भी प्रजातांत्रिक देश हो अपनी भाषा के बल पर आगे बढ़ता। आप चाइना देखिए, जर्मन देखिए, जापानीज देखिए, ये देश में कोई अंग्रेजी वो नहीं है, लेकिन अपनी भाषा के बल पे आगे बढ़े। तो निश्चित हमें अपने हिंदी को रोजगार की भाषा बनाना पड़ेगा, तकनीकी क्षेत्र में उसको आगे, वैज्ञानिक क्षेत्र में, और जितने आधुनिक प्रौद्योगिकी में, कंप्यूटर के लिए बहुत उपयुक्त भाषा हिंदी आप जानते हैं, उसको और अधिक सॉफ्टवेयर हिंदी में तैयार हो, अभी इंटरनेट की भाषा बनाना पड़ता है। ये चीज़ जरूर है कि हम हिंदी को और अधिक विकसित करें, तो निश्चित रूप से हिंदी का भविष्य उज्जवल है। जी सकलानी जी, जी आपकी इस बातचीत में कुछ चीज़ें जो मेरी पकड़ में आई, वो ये आई कि एक तो आपने कहा कि हिंदी तकनीकी जिस तरह से हिंदी को अडॉप्ट कर रही है, हिंदी को अपना रही है, जिसमें आप फेसबुक, ट्विटर, गूगल, इन सब की बात कर रहे हैं। जी इसमें कोई शक नहीं है कि अब मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई ऐसा ऐप या कोई ऐसा प्रोग्राम आपके पास है जिसमें कि हिंदी के लिए जगह नहीं है, सभी जगह हिंदी में जा रहे हैं, ऐसे कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन इस पूरी बातचीत में आपने एक बहुत मज़ेदार पक्ष जो छेड़ा, वो छेड़ा फिल्मों वाला। हाँ, फिल्मों वाला। जी जी प्रबोध उनियाल जी, आप तो इस विधा के भी जानकार रहे हैं और आपके आलेख और कुछ इस तरह की वार्ताएं भी हमने सुनी हैं, जिस पर आपने फिल्मी दुनिया का जो हिंदी को लेकर कंट्रीब्यूशन है उस पर भी बातचीत की है। मैं उसी सवाल को फिर दोहरा रहा हूँ कि हिंदी फिल्मों ने, हमारी फिल्मी दुनिया ने हिंदी को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने में बहुत अहम रोल उसका रहा है, और भारत में भी जो दक्षिण भारत वाला इलाका है वहाँ तक हिंदी को प्रचारित करने में फिल्मों का बड़ा योगदान है। लेकिन हम देखते हैं कि हिंदी के जो गीतकार हैं, जो कि बहुत स्थापित कवि भी रहे हैं, उनको हमारी हिंदी साहित्य में वो जगह नहीं मिलती। यहाँ तक कि फिल्म हमारे यहाँ कोई ठीक ठाक सी विधा भी नहीं है पढ़ाई लिखाई की, थिएटर वाले थोड़ा बहुत कर लेते हैं। इस पर मैं आपकी टिप्पणी ज़रूर चाहूँगा कि क्या ये जो फिल्म और संगीत की दुनिया है, ये एक बड़ा माध्यम बन सकता है हिंदी के प्रसार का भारत की परिधि और वैश्विक परिधि में? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, और निश्चित तौर पे ये एक बड़ा माध्यम बना है वैश्विक परिदृश्य में भी। मैं अगर रूस की हम बात करें, तमाम हमारी फिल्में वहाँ पर राज कपूर की फिल्में पसंद की जाती रही हैं और तहलका मचाया है। और मैं आज आते आते ऐसे ही सोच रहा था कि जब एक दूजे के लिए हमने फिल्म देखी थी, तो चूंकि साउथ इंडिया में अगर हम बात करें तो उनकी अपनी भाषा और उनकी अपनी बोली और उनका अपना जो वेशभूषा है वो बहुत बेहतर तरीके से वो उसको साज सज्जा के साथ फिल्मों में लाते हैं। लेकिन उनको हिंदी की ताकत देखिए कि उनको एक दूजे के लिए बनानी पड़ी। क्या बात। और एक दूजे को बनाते हुए उसको हीरोइन से या हीरो अपनी उसमें टोन में बोल रहा है, लेकिन हिंदी में उसको आना पड़ा। तो निश्चित तौर पर, और आपने बहुत अच्छी बात अभी कही कि हिंदी साहित्य में उन गीतकारों को, अगर हम संतोषानंद, इंदिवर और तमाम योगेश, इन गीतकारों की बात करें तो बहुत बेहतर गीतकार, शैलेंद्र बहुत बेहतर गीतकार दिए हैं हिंदी ने। और हिंदी साहित्य में जगह बनाने के लिए जरा ये इतना ज़रूर हो जाता है कि फिल्में और उस तरीके से कि व्यावसायिक और उस तरीके से ना हो, लेकिन जिन्होंने निराला के कई गीतों को फिल्मों में लिया है, बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु, बल्कि दूरदर्शन में आपको याद होगा पूरे साहित्यक कार्यक्रम आता था एक करके गीतों पे, तो वो इन्हीं के गीतों पे आता था, तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आता था। लेकिन ये सवाल ज़रूर है कि फिल्मों ने वैश्विक स्तर पर हिंदी को स्थापित किया, लेकिन फिल्मों ने हिंदी को कितना स्थापित किया, ये सवाल ज़रूर आता है। लेकिन मुझे लगता है ये भी चिंता का विषय नहीं है। निश्चित तौर पे आज भी तमाम जो जितने भी बासु बच्चाचारी हैं या जितने भी ये निर्माता हैं, चाहे 70-80 के दशक में आप देख लीजिए, जितने ने मनमोहन देसाई हैं, चाहे जितनों ने भी फिल्में बनाई हो, सुभाष घई हैं, उन्होंने हिंदी कृतियों को भी उठाया और उन पे बहुत बेहतरीन फिल्में, हालिया टिग्मांसू धुलिया को आप देखेंगे तो उन्होंने बहुत बेहतरीन उसको उस तरीके से। अब ये बात ज़रूर है कि वो हिंदी को बैसाखी बनाकर कितने अंग्रेजियत को अभी भी अपना रहे हैं, वो बात ज़रूर है, लेकिन उसने हिंदी को बेचा। उनको पता है कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसको सब लोग पढ़ना, लिखना और देखना पसंद करें। जी प्रबोध जी, मैं इसीलिए ये सवाल मैंने आपसे पूछा
कि हम अमूमन हमने भी अपने बचपन से लेकर आज तक यही देखा है कि हिंदी का संवाद जिन लोगों ने नहीं किया उन्होंने हिंदी के गीत जरूर गाए हैं। और रूस की आपने बात की, तमाम दूसरे देशों में भी जी फिल्मों का एक बड़ा योगदान रहा हिंदी को स्थापित करने में। पर सकलानी जी, मैं अब आपके पास थोड़ा तकनीकी सवाल लेके आ रहा हूँ कि भारत की परिधि में हिंदी को राजभाषा की मान्यता देने के लिए हमारे पास राजभाषा अधिनियम है। बहुत संक्षेप में मैं जानना चाहूँगा कि उसके क्या प्रोविज़न है और क्या कुछ ऐसा प्रावधान उसमें है कि आपको सरकारी कामकाज की भाषा हिंदी को ही मानना है और उसको बाकायदा लागू करना है अपने यहाँ। राजभाषा अधिनियम इस बारे में क्या कहता है? थोड़ा ये है कि इसके में थोड़ा रूपरेखा संक्षिप्त है, क्योंकि जब 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ तो संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत तो आप जानते कहा कि केंद्र सरकार की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी होगी और जो अंकों का प्रयोग करेंगे अंतर्राष्ट्रीय अंकों का प्रयोग करें। इसके बाद हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए 15 वर्ष का समय दिया गया था कि भाई जिस दिन से हिंदी लागू उसके 15 वर्ष तक अंग्रेजी चलती रहेगी और इस 15 वर्ष के अंदर जो है हिंदी का विकास होना था। तो भारत सरकार ने वैज्ञानिक तकनीक शब्दावली आयोग, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो और मतलब बहुत हिंदी की शब्दावली तैयार की और एक 15 वर्ष के बाद ये था कि भाई हिंदी आ जानी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे राजनीतिक कारणों से हिंदी लागू नहीं हो पाई। तो तब संसद में 1900 जिसकी बात आप कर रहे हैं 1963 का अधिनियम पारित कर दिया गया और अधिनियम में ये था कि भाई अभी जो है हिंदी तो है ही राजभाषा, लेकिन कुछ समय के लिए अंग्रेजी भी चलती रहेगी। अच्छा। इस अधिनियम की एक मुख्य चीज़ें बता रहा हूँ मैं। एक था कि राष्ट्रपति जी 20 लोकसभा के सदस्य और 10 राज्यसभा के सदस्यों को मिलाकर एक संसदीय राजभाषा समिति के निर्माण की व्यवस्था थी और वो समितियाँ हमारे कार्यालयों में आती है और वो हमारी प्रगति का निरीक्षण कर सीधे राष्ट्रपति जी को अपनी संस्कृति प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। इससे पहले भारत सरकार ने क्या किया कि 1975 में गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग बना और राजभाषा विभाग सारे केंद्र सरकार के कार्यालयों की हिंदी की प्रगति के लिए वार्षिक कार्यक्रम तैयार करता था। 1963 का जो अधिनियम है इसकी जो मुख्य चीज जो राजभाषा के प्रचार प्रसार व क्रियान्वयन के लिए इस एक धारा में कहा गया कि कुछ नियम बनाए जाएंगे और वो महत्वपूर्ण नियम है, वो कहलाते हैं राजभाषा नियम 1976। अच्छा। इससे पहले राष्ट्रपति जी ने एक संकल्प निकाला क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि ये केंद्र सरकार का दायित्व है कि हिंदी का प्रचार प्रसार करे ताकि हिंदी हमारी सामसिक संस्कृति की अभिव्यक्ति करे। शब्द जो है मूलतः संस्कृत से और गौणतः अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को मिलाकर हमारी शब्दावली तैयार कर दी गई। तो इस लिहाज से 1968 में राष्ट्रपति जी का एक संकल्प निकला हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए। उसकी 4 बातें हैं। एक तो ऐसे ही हिंदी नहीं आएगी बल्कि एक वार्षिक कार्यक्रम जो कि राजभाषा विभाग तैयार करता है उसका क्रियान्वयन हर विभाग को करना पड़ता है। दूसरी इसमें यह बात है कि हिंदी के साथ साथ अष्टम अनुसूची में जो 22 भाषाएं उन सब का विकास भारत सरकार करेगी। तीसरी बात ये थी कि एक त्रिभाषा फॉर्मूला लागू हुआ कि हर राज्य में 3 भाषाओं में से हिंदी आवश्यक रूप से पढ़ाई जाएगी। और चौथी बात है कि जारी सारी परीक्षाओं का माध्यम जो है अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी होगी। तो अब सब हो गया। अब आता है 1976 जो राजभाषा वो विकास के लिए है, उसमें कुल 12 बिंदु संक्षिप्त में बता रहा हूँ कि अब जो 3 क्षेत्रों में स्थापित किए का, खा और गौ। का का मतलब हिंदी भाषी राज्य, खा का मतलब पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और गा का मतलब अन्य राज्य। इन तीनों राज्यों के लिए वार्षिक कार्यक्रम जो राजभाषा विभाग हर वर्ष का आता है उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना पड़ता है। हिंदी में मतलब ये कि जो पत्राचार के लक्ष्य क क्षेत्र में तो 100% पत्राचार हिंदी में करना है, खा में कुछ कम और गा में कुछ कम है। ठीक है। दूसरा इसमें कि कोई भी हिंदी का पत्र आपके पास नियम 5 जो है उसका उत्तर आवश्यक रूप से आपको हिंदी में देना है। फिर इसकी बात यह है कि टिप्पण आलेखन कार्यालय में हो सकता है। हमारे कार्यालयों को अगर 80% से अधिक अधिकारी कर्मचारी को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान है या प्रवीणता प्राप्त है उनको अधिसूचित कर दिया जाता है भारत सरकार उनके मंत्रालय और उससे जो है हिंदी मतलब एक हिंदी में कार्य कर सकते हैं। फिर यह है कि इसमें प्रत्येक सेंट्रल गवर्नमेंट के कार्यालय या उपक्रम या निगम में जो है हिंदी का वर्किंग नॉलेज कार्यसाधक ज्ञान होना आवश्यक है और कार्यसाधक ज्ञान को परिभाषित कर रहा कि अगर एक विषय के रूप में भी आपके पास हिंदी है और आप सरकारी नौकरी में आपको
को हिंदी में पत्र दे दिया जाता है तो आप ये नहीं कहेंगे नहीं जी मैं तो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल से पढ़ा, क्योंकि वहाँ भी हाई स्कूल स्तर पर एक विषय हिंदी पढ़ा, चाहे दून स्कूल हो या शेरवुड स्कूल में नैनीताल हो कहीं हो, मतलब हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए और प्रवीणता मतलब जिनका माध्यम हिंदी है। फिर यह है कि विभाग अध्यक्ष को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो देखें कि जो राजभाषा अधिनियम 1963 था, जो नियम अभी बनाए हैं, इन नियमों के अंतर्गत जो है कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। हर 3 महीने में हिंदी की बैठकें होती हैं, राजभाषा कार्य समिति की बैठकें, उसमें समीक्षा कर दी जाती है किस चीज़ की, जो वार्षिक कार्यक्रम आ रखा है कि भाई कितनी क्या लक्ष्य दे रखा और कितनी प्रगति हुई है। हर 3 महीने में हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन, एक तो प्रशिक्षण 2 ढंग का, एक कार्यशालाओं के माध्यम से जिनको हिंदी आती है उनको सरकारी पत्राचार, राजभाषा नीति, नियम, अनुवाद, प्रशासनिक हिंदी, इनके बारे में उनको एक प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाता। और बिल्कुल जिनको हिंदी बिल्कुल नहीं आती उनकी भारत सरकार गृह मंत्रालय की हिंदी टीचिंग स्कीम है प्रबोध प्रवीण प्राज्ञा, तो ये जो है पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करना आवश्यक है। तो इससे भी धीरे धीरे हिंदी आ रही है और विशेषकर का क्षेत्र जो हिंदी भाषा वहाँ तो 100% कार्य हिंदी में होना है, कोई समस्या नहीं है। आयोग ने शब्दावली तैयार कर रखी है। अनुवाद की समस्या केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के माध्यम से अनुवाद प्रशिक्षण भी होता है। और मतलब नीति है कि प्रेरणा, प्रोत्साहन, सत्व अभी प्रेरित करके, क्योंकि हमारी राष्ट्रभाषा भी है, राज्य भाषा भी स्टेट गवर्नमेंट और राजभाषा जो हम भारत सरकार की है, तो कार्यान्वयन, प्रशिक्षण, अनुवाद। कार्यान्वयन किसका? जो भारत सरकार का वार्षिक कार्यक्रम है। प्रशिक्षण जो हिंदी प्रशिक्षण है कार्यशालाओं के माध्यम से और अनुवाद के माध्यम से। प्रेरणा प्रोत्साहन की जो नीति है भारत सरकार की, कई प्रोत्साहन योजनाएं। आप हिंदी में किताब लिखते हैं, आप सरकारी अधिकारी कर्मचारी, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस में राष्ट्रपति जी राजभाषा गौरव सम्मान, कीर्ति सम्मान है। हर नगर स्तर पर नगर राजभाषा कार्य समितियां हैं, वहाँ भी शील्डें मिलती हैं। जो अधिकारी कर्मचारियों जो नोटिंग ड्राफ्टिंग हिंदी में करते हैं उनके लिए प्रोत्साहन योजना, नगद पुरस्कार योजना है। तो आप जानते हैं सारी पुरस्कार योजनाएं भी हैं, मतलब किस ढंग से लोग हिंदी में काम करें। और और खास क्षेत्र में तो कार्य हो रहा है, गांव में अभी कम है। धीरे धीरे सरकार की यह है कि हिंदी को पूर्ण रूप से सरकारी कामकाज में लाना, क्योंकि हिंदी तो वैसे भी साहित्य के क्षेत्र में कभी शुरू से अब तक काफ़ी विकसित है, पत्राचार ये पत्रकारिता के क्षेत्र में विकसित, तकनीकी क्षेत्र में और प्रशासनिक और वित्तीय क्षेत्र में सरकार इसके लिए भारत सरकार पूर्ण रूप से प्रयासरत है। जी जी सकलानी जी, आपने बहुत माने छोटे कम समय में हमको एक पूरा राजभाषा अधिनियम और उसके बाद के जो भी नियम हैं भारत सरकार के, वो सब बहुत कम समय में आपने वो पूरी जानकारी दी। लेकिन प्रबोध जी, अब आपके जो डॉक्टर सकलानी का जवाब है उसी से सवाल निकाल कर मैं आपके पास आ रहा हूँ कि भारत सरकार के ये जो सारे प्रयास हैं हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, बतौर साहित्यकार, बतौर प्रकाशक और बतौर नागरिक, आपको ज़मीन पर इनका कितना असर नज़र आता है? क्या हिंदी इतने तमाम नियमों अधिनियमों के बावजूद अपना वो गौरव हासिल कर पाई है? आपको क्या लगता है? देखिए, प्रयास चाहे राजभाषा हो, चाहे जितने भी संस्था हैं बड़ी बड़ी, ये अपने तरीके से प्रयास कर रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हिंदी को ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी अपने आप अपनी जगह बनाती जा रही है। और मैं फिर इस बात पे ज़रूर आऊँगा कि पाठ्यक्रम पर जो हम बात करते हैं, हमारे बच्चे जब हिंदी में इंग्लिश बुक्स पढ़ रहे हैं या उनका सिलेबस पूरा इंग्लिश में है, लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई वो सपना देखेंगे तो हिंदी में ही देखेंगे, वो अंग्रेज़ी में नहीं देखेंगे। कोई बात अगर उनको कोई दौड़ता हुआ सपने में दादी आएगी, नानी आएगी, मम्मी आएगी, पापा आएंगे, तो वो हिंदी में ही आएंगे। तो अंग्रेजी इतनी जगह तो नहीं बनाई पाई, लेकिन ये जो प्रयास कई बार सरकारी जो प्रयास किए जा रहे हैं, ये थोड़े से इनमें संशय और भी होता है, लेकिन प्रयास किए जा रहे हैं, ये अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि ज़रूर इनके परिणाम भी आने चाहिए, प्रोत्साहन ये दिया जाता है। और निश्चित तौर पे हिंदी तो आदमी पढ़ना चाहेगा, पढ़ाना चाहेगा। अंग्रेजी भले ही, मुझे शायद मैत्री शरण गुप्त की पंक्तियाँ याद आती हैं कि वो कहते हैं कि ऐसी शिक्षा को क्या पढ़ना जो रोजगार से ना जुड़े, कि शिक्षे तुम्हारा नाश हो, तुम नौकरी के हित बनी। तो भाषा थोड़ा सा ये हो कि अभी आपने सकलानी साहब ने बहुत अच्छी बात उठाई है कि जो हिंदी पढ़ने वाले हैं उन पे रोजगार की भाषा आ जाए, उनको इस तरीके से ये ना लगे कि कहीं पर उनको उनकी बेइज्जती हो रही है, क्योंकि कई बार आपने देखा। लेकिन मुझे लगता है वो एक दिखावा है। हिंदी हिंदी है और निश्चित तौर पे वैश्विक पटल पे कहें और ये इस तरह से कहें, वो अपनी पताका को लेके चलेगी और वो एक अच्छी जगह बनाएगी।
जी, चलिए ये आपके स्तर पर ये उम्मीद करना बड़ी बात। मैंने वही कहा कि बतौर नागरिक जब हम चीज़ों को देखते हैं सही है, तो वो दृष्टिकोण कुछ और होता है, और जब हम इस तरफ होते हैं तो दृष्टिकोण कुछ और होता है। डॉक्टर सकलानी जी, मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि एक तो ये पक्ष है जो सरकारी प्रयास है, ठीक है, एक हमारी कुछ सामाजिक दायित्व भी होते हैं बतौर नागरिक, बतौर हिंदी भाषी। क्या आपको लगता है कि हम जो हिंदी भाषी लोग हैं, हिंदी पट्टी के लोग हैं, अपनी भाषा के प्रति हम अपने दायित्वों का ठीक से निर्वहन कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या वजह है? जी, बहुत संक्षेप। हाँ, नहीं खैर, क्योंकि हम एक देश के आदर्श नागरिक हैं और हमारी राष्ट्रभाषा भी हिंदी है, राज्य भाषा, मातृभाषा भी हिंदी है, तो हम जो हैं, ये जरूर है कि कुछ लोग थोड़ा जो अंग्रेजी की मानसिकता के कारण वो हिंदी को उतना नहीं पचा पा रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। लोगों में फिर भी एक निष्ठा है अपनी भाषा, क्योंकि भाषा हमारी संस्कृति से जुड़ी है, हमारे गौरव से जुड़ी है, और निश्चित रूप से लोग भाषा के प्रति आशावान है कि भाई हिंदी प्रगति करेगी और हमें अपनी संस्कृति, अपने अभी जीवन मूल्यों से भी जुड़ी है। तो उसके लिए लोग जो हैं प्रयास कर रहे हैं कि भाई हिंदी से और जुड़ें, चाहे साहित्य के माध्यम से या पत्रकार और भी कई माध्यम है, नाटकों के माध्यम से लोग जुड़ रहे हैं हिंदी से। ऐसी कोई समस्या नहीं, हिंदी पट्टी के जो अथवा लोग हैं, और बाहर के लोग भी, मैं देखा कि बाहर के लोग काफ़ी जुड़ रहे हैं। मेरा सौभाग्य मिला कि मैं उत्तराखंड भाषा निर्देशक था, जोहान्सबर्ग विश्व हिंदी सम्मेलन में गया, तो वहाँ के देखा कि वहाँ के लोग बिल्कुल वही धोती साड़ी पहन के भारतीय संस्कृति को करने के लिए, और कम से कम 5000 लोग उसमें इकट्ठे हुए, और लोग बिल्कुल, चाहे जर्मन में जर्मन का आदमी हिंदी पढ़ा रहा हो, तो वो भाषा के प्रति जो निष्ठा है उनकी वो तो है। लेकिन सबसे पहले बहुत अच्छा सवाल कि हमें अपनी भाषा के प्रति, अपना भाषा का स्वाभिमान जगाना, उससे जुड़ना चाहिए साहित्य के माध्यम से, और अपने निजी कार्यों में भी, सरकारी में तो सरकार प्रयास कर रही है, हमारा दायित्व है कि निजी कार्यों में भी हम हिंदी का प्रयोग करते, बोलें उसको, समझें उसको, साहित्य को पढ़ें, तो निश्चित रूप से हिंदी का विकास होगा। जी, प्रबोध जी, सकलानी जी से मैंने जो सवाल किया था, कुछ उसी मिजाज का सवाल फिर मैं आपसे कर रहा हूँ, और बहुत संक्षेप में मैं आपसे जवाब चाहूँगा कि वैश्विक भारत भाषा के रूप में हिंदी को लेकर आपको कितनी उम्मीद है, क्या उम्मीद है? इसलिए ये सवाल आपसे कर रहा हूँ कि आप प्रकाशक भी हैं, जो किताबें हम छापते हैं उनको लेकर पाठकों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं? बहुत संक्षेप में। देखिए, मैं कहूँगा निश्चित तौर पे, मैंने पहले भी ये बात कही कि मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत संकट गहरा रहा है, लेकिन अगर फादर कामी बुल्के की बात करें तो उन्होंने राम पे अगर किताब अध्ययन करना चाहा तो पहले उन्होंने हिंदी पढ़ी होगी, हिंदी सीखी होगी, और आज उनकी किताब वो बहुत ही प्रचलित है। तो वैश्विक परिदृश्य में ऐसा नहीं है, आप देखेंगे कि तमाम जो विदेशी साहित्य है वो हिंदी में भी आ रहा है, वो अनुदित हो रहा है, सारा अनुवाद किया जा रहा है। हम उनके साहित्य का भी अनुवाद किया जा रहा है, हमारे हिंदी साहित्य को भी विभिन्न भाषाओं में अनुवादित किया जा रहा है। तो लेकिन हिंदी को पूरे विश्व ने स्वीकारा है। हिंदी को वो, अगर कोई, कितनी सारी भाषाएं बोली जाती होंगी, तमाम पूरे जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी देश हैं, कितनी सारी भाषाएं, लेकिन मुझे लगता है कि हिंदी ने पूरी ताकत के साथ अपनी जगह बनाई, और हर कोई, क्योंकि भारतीय संस्कृति में कुछ ऐसा है जो आकर्षित करती है, और अगर ऐसा है तो उसको संस्कृत और हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। तो इसलिए पूरी जो भाषाएं हैं वहाँ पर हिंदी बहुत ही सशक्त तरीके से उन्हें खड़ी दिखती है, और उन्हें लगता है कि ये कहीं अंतर्मन की भाषा है जो आपस में बोलती है, जिस पे इस तरीके से हम अपने संवाद कर सकते हैं, प्रेम है इसमें, स्नेह है। तो निश्चित तौर पे सभी भाषा के साथ हिंदी बड़ी मजबूती से खड़ी है, और वैश्विक स्तर पे मुझे लगता है बहुत अच्छा। डॉक्टर मुनीराम सकलानी जी और प्रबोध उनियाल जी, भाषा का सवाल इतना बड़ा और गंभीर सवाल है कि इस पर तो घंटों परिचर्चा हो सकती है, लेकिन समय की अपनी एक सीमा है। आप दोनों स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ये थी हमारी आज की साहित्य की। अगली बार फिर कुछ नए मेहमानों को लेकर आपके बीच आएंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।